कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग को शुरू करना था एडवांस मैथ में, और ज्योमेट्री जो चल रहा था, हेडिंग दे दीजिए एडवांस मैथ। जी, एडवांस मैथ की क्लास में आप लोग अभी हैं और इसमें हम लोग सीख रहे थे 2D। अगर आपको याद ना हो तो पीछे वाला क्लास ज़रूर देखिएगा। 2 डायमेंशन हम लोग सीख रहे थे और 2 डायमेंशन में हम लोगों ने एंगल सीख लिया था। पूरा कंप्लीट एंगल हो गया था, याद आ रहा है? पूरा कंप्लीट एंगल हम लोगों ने 2 डायमेंशन में सीख लिया था। अब अगला जो टॉपिक है उसका थर्ड टॉपिक अगर आपको याद है तो वो था पॉलीगन। क्या था? पॉलीगन, यानी कि बहुभुज। ये आपको 2D में ही आता है, 2D में ही आता है बहुभुज। याद कर लीजिए, ये आपका 2D में ही आता है बहुभुज, अगर आप भूले नहीं हो तो। चलिए, सबसे पहले बहुभुज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, डिफाइन करते हैं। तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी ज्यामितीय आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे 3 या 3 से अधिक, जैसे मान लीजिए ये आप देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको बहुभुज हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको क्या है? बहुभुज है। और देखिए, ये सब आपको बहुभुज हैं। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी ज्योमेट्रिकल, ये तीनों ज्योमेट्रिकल ही फिगर हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब होता है ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड, बंद ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड, बंद ज्यामितीय आकृति। फिर से समझ लीजिए, 3 या 3 से अधिक बंद ज्यामितीय आकृति ही आपको क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाती है। तो पॉलीगन आप समझ चुके हैं। अब आपको ध्यान दीजिएगा, पॉलीगन्स जो है वो अगर आप ध्यान देंगे तो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। कैसे कैसे? जैसे हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, पॉलीगन जो है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक एंगल के आधार पे, अब कहेगा सर एंगल तो सब में होता है, और एक साइड्स के आधार पे। तो जिसमें एंगल होगा उसमें साइड्स होगा, जिसमें साइड्स होगा उसमें एंगल्स होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहले हम लोग अगर एंगल्स के आधार पे अगर आप देखिएगा तो ये 2 टाइप्स का होता है। ये आपको 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होता है कनकेव पॉलीगन। ध्यान से समझेंगे, एक होता है कनकेव पॉलीगन। यानी एंगल्स के आधार पे अगर देखा जाए पॉलीगन्स को, ध्यान से समझिए, एंगल्स के आधार पे पॉलीगन्स अगर हमको समझना है, एंगल्स के आधार पे, तो इसके 2 टाइप हैं। एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कनकेव पॉलीगन। एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। फिर से समझिए, साइड्स के आधार की अभी हम बात नहीं किए, साइड्स पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एंगल्स के आधार पे जब हम लोग पॉलीगन पढ़ते हैं तो इसके 2 टाइप्स होंगे। एक होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होगा कनकेव पॉलीगन। आ रही है बात समझ में? तो चलिएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन समझते हैं क्या होता है। इसका हिंदी होता है उत्तल बहुभुज। इसका हिंदी होता है उत्तल बहुभुज। ध्यान से समझेंगे बात को, उत्तल बहुभुज। और इसका हिंदी होगा अवतल बहुभुज। क्या हिंदी होगा? अवतल बहुभुज। बोलिए, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। हाँ, नोट कर लीजिए। यानी कि एंगल्स के आधार पे पॉलीगन्स के 2 टाइप्स होंगे और वो आपके सामने हैं। एक है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और एक है आपको अवतल बहुभुज। एंगल्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स,
किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर आप कीजिएगा तो एक होगा उत्तल बहुभुज और एक होगा अवतल बहुभुज। ध्यान से समझिएगा, पॉलीगन्स के अंदर अब आइएगा, उत्तल बहुभुज का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन, कि यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण, यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब हो गया इंटीरियर एंगल, यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से क्या हो, कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। किसी भी बहुभुज का अगर कोई भी एक अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मत पूछिएगा, कल ही बताए हैं, तो वो बहुभुज होगा उत्तल बहुभुज। जैसे मान लीजिए ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बोलिए, ये आपको हो गया उत्तल बहुभुज। आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स दिखाई दे रहा है, ये कोई भी कोण इसका 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम। इसका मतलब अगर ये सिंबल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 180 डिग्री से कम कोई भी एक इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम हो गया तो उसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज हो गया कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण ही होगा, ऐसा मत समझिएगा कि एक्सटीरियर एंगल, दोनों में ही इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं बाबू। यानी किसी बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो आपको कहलाएगा अवतल बहुभुज। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए एक फिगर देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, यहां समझिएगा, यहां पे ये वाला जो कोण देखिए अंतःकोण है, तो ये आपको कोण जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं, यहाँ का थीटा जो है वो 180 डिग्री का ज्यादा है, तो इसलिए इस फिगर को बोलेंगे अवतल बहुभुज। दोनों का कंडीशन समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से कम, और इसमें होता है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा। तो जब ज्यादा होगा तो अवतल बहुभुज और कम होगा तो उत्तल बहुभुज समझना है। क्लियर हुआ? ये आपको एंगल के आधार पे हमने आपको बताया पॉलीगन। लेकिन जैसे ही आप साइड्स के आधार पे चलेंगे तो साइड्स के आधार पे भी दो पॉलीगन्स की बात होती है। एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, समझिएगा ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन, हिंदी होगा नियमित बहुभुज। क्या होगा हिंदी? नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। हाँ, इधर मिटाते हैं, पॉलीगन्स की बात चल रही है अभी बाबू। पॉलीगन्स को आपने डिफाइन करना सीख लिया है कि क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर 3 या 3 से अधिक साइड्स, सीधा सा मतलब है 3 या 3 से अधिक साइड्स, आसान भाषा में समझिए। अब आपको रेगुलर पॉलीगन और एक दूसरा जो पॉलीगन होता है वो आपका कहलाता है इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। यानी कि रेगुलर पॉलीगन का अगर हिंदी आप देखिएगा तो इसको समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज, और इसको बोलेंगे, या इसको दूसरा एक नाम है नियमित, नियमित बहुभुज। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको नियमित बहुभुज कहा जाता है। और ये आपको कहलाता है अनियमित, अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज। ध्यान से समझिएगा, यानी कि रेगुलर पॉलीगन समबाहु बहुभुज या नियमित बहुभुज, और इरेगुलर अनियमित बहुभुज किसके? साइड्स के आधार पे। तो साइड्स का मतलब तो आपको पता ही है, साइड्स का मतलब होता है भुजा, भुजा, और एंगल्स का मतलब तो पता ही है कोण। तो अभी आपने क्या समझा
कि सर कोण के आधार पे भी दो पॉलीगन्स होंगे, एक होगा कन्वेक्स और एक होगा कनकेव। और आपके जैसे ही साइड्स की बात करेंगे भुजा के आधार पे तो उसके भी दो होंगे, एक होगा इरेगुलर और एक होगा रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित या समबाहु बहुभुज, इरेगुलर मतलब अनियमित बहुभुज। तो हम लोग को जो पढ़ना है अब नियमित बहुभुज का एग्जाम्पल समझिएगा। वैसे बहुभुज जैसे ट्रायंगल हो गया जिसमें किसी नियम का फॉलो होता है, एग्जाम्पल में समझिएगा। ट्रायंगल जिसको तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु बहुभुज के अंदर आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अदर कोई ट्रायंगल नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास और भी ट्रायंगल होगा जिसके तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं हो, ये हो गया तीनों लेंथ आपस में बराबर, तो वो इरेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया तो इसके सभी साइड अलग अलग है, लेकिन जब स्क्वायर की आप बात करेंगे जिसके चारों साइड नियमित होंगे, रेगुलर होंगे, तो वो रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। इरेगुलर का पॉलीगन का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए ये होता है इरेगुलर पॉलीगन, यानी जिसमें कोई नियम का फॉलो नहीं होता, यानी जिसमें कोई नियम का फॉलो नहीं होता होगा, जिसकी भुजाएं किसी भी लेंथ की हो, हाँ कितनी भी लेंथ की हो सकती हैं, अलग अलग डिफरेंट लेंथ की होंगी, तब वो इरेगुलर पॉलीगन में आता है। और रेगुलर पॉलीगन में वैसे बहुभुज आते हैं जिनके साइड, जिसका मान लीजिए इसका लेंथ वही होगा जो इसका लेंथ है, जो इसका लेंथ है। आई बात समझ में? और भी बहुत रेगुलर पॉलीगन है, जैसे यहाँ समझिएगा, ये आपको हेक्सागोन दिख रहा होगा, इस लेंथ इस लेंथ, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या हो गए? रेगुलर पॉलीगन हो गए। इरेगुलर का एग्जांपल, ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हो। डिफरेंट साइड्स का मतलब हो गया कि लेंथ में डिफरेंट हो। ध्यान से समझिएगा, लेंथ में डिफरेंट। अंतर क्या है कि जब आप पॉलीगन्स में एंगल्स की बात करते हैं तो आप समझ गए कि 180 डिग्री वाला प्रॉब्लम चल रहा है। 180 डिग्री से कम या ज़्यादा, ये बात हमेशा याद रखिए, 180 डिग्री से कम या ज़्यादा की बात होती है। लेकिन जब आप साइड्स में आते हैं तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर की बात शुरू हो जाती है। तो रेगुलर का मतलब होता है कि आपको समबाहु, तो समबाहु ट्रायंगल याद है कि नहीं, जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते थे, इक्विलैटरल बोलते थे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रेगुलर पॉलीगन में आता है। आइए समझ में, ऐसे सभी ट्रायंगल्स पॉलीगन ही हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सर सभी ट्रायंगल्स पॉलीगन नहीं, ऐसा हम आपको नहीं बोल रहे हैं, सभी ट्रायंगल्स पॉलीगन ही होते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगन की जब बात होगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन में आएगा। सभी क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो आपको पॉलीगन ही में ही आते हैं, लेकिन जब स्क्वायर की बात होगी जिसकी सभी साइड्स का लेंथ आपस में बराबर है तो वो रेगुलर पॉलीगन में आएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। इरेगुलर में कोई नियम का फॉलो नहीं होगा। देखिए कोई भी साइड किधर से भी आ सकता है, किसी का भी कोई लेंथ हो सकता है। तो ये पॉलीगन्स का डिफिनीशन था। हम लोग को सबसे अधिक रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में जानना, इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उतारिए इसको। हाँ, नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे पॉलीगन्स का ज़्यादा बड़ा एरिया है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में बहुत आते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। समझिएगा इस बात को। हेडिंग दे दीजिए रेगुलर पॉलीगन, हेडिंग दे दीजिए रेगुलर पॉलीगन जी। आइए, रेगुलर पॉलीगन में अगर आप हेडिंग दिए तो उसके साइड्स के आधार पे, यानी कि हम लोग जो हेडिंग दे रहे हैं वो रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ध्यान से समझेंगे, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे उसका जो नेमिंग होगा, यहाँ पे उसका कुछ नेम किया जाएगा, नेम। तो आप रेगुलर, तो नंबर ऑफ साइड्स अगर मान लीजिए 1 हो गया, तो 1 हो गया तो आपको कोई पॉलीगन नहीं मिलेगा।
नंबर ऑफ साइड 2 हो गया, कोई पॉलीगन नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ साइड 3 हो गया, तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है और ये रेगुलर पॉलीगन में आता है। यानी कि पहला जो आपको पॉलीगन मिला वो आपको मिला ये वाला 3 साइड से, ठीक है, और वो पहला पॉलीगन कौन सा हुआ, इक्विलैटरल। चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको 4 होगा तो 4 में जो आपको रेगुलर पॉलीगन में मिलेगा उसका नाम होगा स्क्वायर। आप स्क्वायर जो है वो आप किसके अंदर आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। क्लियर है। नंबर ऑफ साइड 5 हो गया, तो ये आपको मिलेगा पेंटागन, जिसको हम लोग हिंदी में पंचभुज बोलते हैं। जैसे ही 6 हो गया तो आपको मिलेगा हेक्सागन, और इसको हम लोग बोलते हैं षटभुज। हाँ 7 तो हेप्टागन, सप्तभुज इसको बोलते हैं, हेप्टागन। हिंदी नाम से ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी याद रखिए। नंबर ऑफ साइड 8 हो गया तो ये हो गया ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड अगर 9 हो गया तो ये हो गया नोनागन। अगर नंबर ऑफ साइड 10 हो गया तो ये हो गया डेकागन। बस ऐसे ही इसका नेमिंग किया जाता है नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे। नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे ऐसे ही इसका नेम किया जाता है किसी भी पॉलीगन्स का। तो पॉलीगन्स का नेमिंग समझ गए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन में नियमित बहुभुज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इससे टर्म्स क्या क्या है, पॉलीगन से रिलेटेड टर्म समझिएगा। अभी आप पॉलीगन्स का सिर्फ क्या समझे, डिफिनीशन, पॉलीगन्स का टाइप समझे। अब आप पॉलीगन से रिलेटेड टर्म्स, प्रॉपर्टी समझते जा रहे हैं। पॉलीगन से रिलेटेड टर्म समझिएगा। तो सबसे पहले टर्म आता है इसका डायगोनल। डायगोनल का हिंदी जो होता है वो होता है विकर्ण। डायगोनल का जो हिंदी होता है वो होता है विकर्ण। विकर्ण का मतलब समझिएगा, दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव और लगातार, दो और लगातार शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल एक लिए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो अगर आप ध्यान से देंगे तो एक के बाद बी लगातार है, एक के बाद डी लगातार है, लेकिन ए से सी जो है यानी कि दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव और लगातार, यहां पे लिख देते हैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव और लगातार शीर्षों को मिलाने वाले, और लगातार यानी कि लगातार नहीं हो और लगातार शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अब बी से लगातार सी है तो डायगोनल नहीं होगा, बी से होगा डी। यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस फिगर में डायगोनल आपको दो मिले, समझिएगा ध्यान से, डायगोनल दो मिले। कौन, एक मिला AC और एक मिला BD, एक मिला AC और एक मिला BD। क्यों, क्योंकि दो और लगातार शीर्ष को मिलाना है, दो और लगातार शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, लगातार नहीं, दो और लगातार, क्योंकि ये तो शीर्ष कहलाता है ना, भूल गए हो क्या बेसिक। ये A जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्टिक्स कहलाता है, ये भी वर्टिक्स। तो दो वर्टिक्स लगातार नहीं और लगातार होने चाहिए, तब आपको मिलेगा डायगोनल। अब जैसे मान लीजिए हम उठा लेते हैं हेक्सागन। हेक्सागन में तो नंबर ऑफ साइड 6 होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हेक्सागन में तो नंबर ऑफ साइड 6 होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A B C D E और ये हो गया F, तो A से B क्या डायगोनल होगा, आप बोलिएगा सर नहीं होगा, क्योंकि लगातार A से C डायगोनल होगा, A से D होगा और A से E होगा, फिर A से F डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए और लगातार। फिर आप B से C होगा, नहीं होगा, B से आपको D होगा, B से E होगा, B से F होगा।
सी से बी होगा नहीं होगा, सी से डी होगा नहीं होगा, सी से ए तो आप पहले ही खींच चुके, ए सी कही या सी ए, बात तो एक ही होता है। सी से डी नहीं होगा, सी से ई होगा, सी से एफ होगा, डी से सी नहीं होगा, डी से ई नहीं होगा, डी से बी है, डी से ए होगा है, और डी से एफ होगा, ई से डी नहीं होगा, ई से एफ नहीं होगा, ई से सी होगा है, ई से आपको बी होगा है, ई से है ए, तो ये आपको डायगोनल हो गया। लेकिन अभी हम पूछें कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ साइड्स आपको इसमें 6 है ना, एक साइड, दो साइड, 3 4 5 6 साइड है कि नहीं बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे ही 6 साइड है तो अब हम इसमें पूछे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डी बताइए कितने। जैसे इसमें 4 साइड था, 1 2 3 4, तो इसमें डायगोनल की संख्या आपने 2 निकाली, लेकिन अब यहाँ पे 6 साइड है, तब आप कैसे निकालिएगा बोलिए। तब आप गिनिएगा कि सर हम गिन लेते हैं, जैसे पहले कैसे गिनेंगे देखिएगा, कैसे गिनते हैं। आप ए से डायगोनल गिनते हैं, ए से सी खींचा था आपने, फिर आपने ए से डी खींचा था, फिर आपने ए से ई खींचा था, ए से 3 डायगोनल मिले, लिख दीजिए। बी से आपने सी नहीं खींचा, बी से आपने डी खींचा था, लिखिए। फिर आपने बी से ई खींचा था, लिखिए। फिर बी से आपने एफ खींचा था, लिखिए। अब सी से आइए, सी से आपने ए सी या सी ए तो लिख चुके हैं, सी से आपने ई खींचा था, लिखिए। फिर आपने सी से एफ खींचा था, लिखिए, हो गया। सबसे तो 3 ही मिलेगा। जैसे ही डी से आएगा तो डी से बी आपने लिख चुका है, डी से बी, डी से ए लिख चुका है, डी से एफ नहीं लिखा है तो डी से एफ लिख दीजिए। और बताइए डी से तो ई होगा नहीं, मत लिखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ई से सी तो सी लिख चुके हैं, ई से बी लिख चुके हैं, ई से ए लिख चुके हैं, ए से एफ तो होगा ही नहीं। तो अब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डायगोनल गिनते हैं कितना होगा, ऐसे गिनते हैं। अभी आपको हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्रिक बता दीजिए डायरेक्ट, ट्रिक डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो हो। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा नंबर ऑफ डायगोनल 9। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि मान लीजिए 6 था तो आपने फिगर बना के गिन के आंसर दे दिया, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि नंबर ऑफ साइड्स हो गया मान लीजिए 100, तो आप बताइए डी कितना होगा। तब अब आप फिगर बनाइएगा, 100 फिगर बनाने लगिएगा तो पता चला ऑफिसर बने, कईयों नहीं बन पाइएगा। बनने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझे। तब कैसे निकालिएगा भाई, आइए उसका तरीका देखते हैं। हाँ मिटा लेते हैं इतना। चलिए अब आपको एक बात याद रखिए, किसी का भी डायगोनल निकालना है, समझिएगा, किसी का भी डायगोनल निकालना है तो विकर्णों की संख्या जो होती है d इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, d इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिखिए n इंटू n-3/2। अब कहिएगा सर n क्या है, तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। बोलिए वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको किसी को निकालना था, जैसे इसका निकालना था, यहां समझ लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स n का वैल्यू आपको 100 दिया है, नंबर ऑफ साइड, तो d इज इक्वल टू आपका होगा 100, और यहाँ पे 100 माइनस 3 कीजिए और नीचे कितना कीजिएगा 2, तो डायगोनल 100 माइनस 97/2 और 50 से इसको कटा दीजिए तो डायगोनल इज इक्वल टू इतना आ गया। बोलिए, समझ लीजिए अभी। हाँ बाकी सब पे ये फॉर्मूला लगेगा। अरे गुना कर दो बाबू, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 9 × 5 = 45 और 3 48, 4 4 8 5 0 नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे इसमें, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4850। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला इसमें लगेगा कि नहीं, एकदम लगेगा मेरे दोस्त। नंबर ऑफ n का वैल्यू कितना है 6, n का वैल्यू है 6, तो n का वैल्यू 6 है
तो रखो यहाँ पे डायगोनल इज इक्वल टू 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा 3/2, ये कट गया 3, 3 3 का 9। आंसर मैच नहीं किया, देखो तो हर जगह लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी भी बोलिए कि सर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने में हमको दिक्कत है। कोई दिक्कत है? हाँ, n की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं। n का वैल्यू मान लीजिए आपने ले लिया 9। एक और एग्जांपल समझिए, n की वैल्यू आपने ले लिया 9। अब हमको डायगोनल निकालना है, तो n की वैल्यू 9 है तो 9 यहाँ पे रखेंगे 9, 9 में से 3 जाएगा होगा 6 बटा यहाँ पे कितना 2, 2 से ये 6 कटा दिए 3, 9 3 का 27 गो डायगोनल होगा। अगर n की वैल्यू 9 होगी तो 9 किस में होता है, नौनागौन में, यानी नौनागौन में डायगोनल की संख्या होगी 27। अभी भी दिक्कत है? एक और एग्जांपल लो ना, दिक्कत नहीं रहना चाहिए। मान लो n की वैल्यू है 10, नंबर ऑफ साइड 10, डेकागोन की बात करते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि डेकागोन में डायगोनल की संख्या कितनी होगी, तो ये तो डेकागोन आपको दिख रहा है, तो n की वैल्यू तो d इज इक्वल टू, यहाँ ले लो 10, 10 में से 3 घटाओ 7/2, और ये 5 से कट गया 7 बचे 35 हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत है? बोलो मेरे दोस्त, अभी भी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं रहना चाहिए, खासकर ज्योमेट्री में तो और भी नहीं रहना चाहिए कि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बेकार है। एकदम नहीं होना चाहिए। सारे चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे लाइन बाय लाइन, यानी पॉलीगन्स में डिफिनीशन में, हाँ पॉलीगन समझने में, या पॉलीगन्स का कोई अभी टर्म, एक ही टर्म तो बताएं डायगोनल निकालना। कोई दिक्कत है तो बोलो, चलो आगे बढ़ो, नहीं दिक्कत है तो थैंक यू, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब अगला चीज समझिएगा, कोई भी पॉलीगन होगा तो उसमें एंगल्स तो होंगे ही, क्योंकि जब साइड्स की बात हो रही है तो एंगल्स तो आएंगे ही ना। तो एंगल से रिलेटेड भी आपको पूछा जाता है, एंगल से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में भी काफ़ी आते हैं। तो अब मेरी बात समझिएगा, हाँ अब मेरी बात आप समझिएगा कि आपको जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलीगन दिया है, कोई भी पॉलीगन है आपके पास, तो इसमें 2 टाइप का एंगल जरूर रहेगा। एक हो गया इंटीरियर एंगल, ध्यान से समझेंगे इस बात को, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण जिसको आप लोग बोलते हैं, और एक हो गया एक्सटीरियर एंगल, एक हो गया एक्सटीरियर एंगल जिसको आप बाह्यतःकोण बोलते हैं। अंतःकोण और बाह्यतःकोण, बोलिए अंतःकोण और बाह्यतःकोण क्या होता है? इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए आपके पास हम एक ट्रायंगल लेते हैं, समझिएगा ये ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ पे इसका नेमिंग अगर हम एंगल 1 कर दे, एंगल 2 कर दे और एंगल 3 कर दे, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये इसके कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, यानी लाइन के जो अंदर हो गए वो आपको कहलाते हैं अंतःकोण। ये आप पहले भी क्लास में सीखे थे, लेकिन जरा से इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं, इधर इसको ऐसे बढ़ाएं, इसको मान लीजिए ऐसे बढ़ाएं, इसको आपको ऐसे बढ़ाएं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी तो एंगल बना 4, 5 और यहाँ 6, हर जगह एक ही। मान लीजिए कोई इधर से एक्सटीरियर बढ़ा दिए तो एक ही एक्सटीरियर बढ़ेगा, एक इंटीरियर होता है एक एक्सटीरियर, ऐसा नहीं कि 4 वो एक्सटीरियर बना दीजिएगा, नहीं होगा। तो एंगल 4 ऑब्लिक एंगल 5 एंगल 6 ये आपका होगा एक्सटीरियर एंगल, ये आपका होगा एक्सटीरियर एंगल जिसको आप बाह्यतःकोण बोलते हैं। दोनों कोणों का मतलब समझ में आया तो बोलिए। अब आपसे देखिएगा, आपसे क्या पूछा जाता है, सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर। तो जैसे आप पिछले क्लास में याद कीजिएगा कि एक अंतःकोण और एक बाह्यतः, ये आपको 180 होगा, ये आपका 180 होगा और ये आपका 180 होगा कि नहीं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यानी कि पहला आपको मिला कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1
प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अरे आप कल ही तो सीखे कि एक लाइंस पे 180 का कोण तो बनता ही है, पीछे वाले क्लास में बताए थे। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सब दिमाग में सेट कीजिएगा बाबू। एंगल 2 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 तो लिख ही सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 तो लिख ही सकते हैं। बोलिए, तो आपने इसका क्या निष्कर्ष निकाला? आपने निकाला सम ऑफ ईच इंटीरियर, प्रत्येक अंतःकोण और उसका प्रत्येक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 होता है। यानी कि ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान से समझिएगा, ईच इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईच इंटीरियर एंगल और प्लस उसी का ईच एक्सटीरियर। अब इसका नहीं, इसका इंटीरियर तो इसका एक्सटीरियर मत ले लीजिएगा, उसी का 3 का 4 लेना होगा, 1 का 5, 2 का, यानी उसी का ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका हमेशा सम जो होगा वो आपको 180 होने वाला है। प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण से उसी का क्रमशः रिस्पेक्टली हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा। बोलिए, अब नोट में एक चीज हम समझते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कुछ चीजों को शॉर्ट करते हैं। नोट में मेरी बात को समझिएगा, कुछ चीजों को शॉर्ट करते हैं। जैसे इंटीरियर एंगल को आप आई डॉट ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल को आप ई डॉट ए लिखिए, तो कोई ऐतराज है? शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए, बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा कि इसमें कुछ बातें बताना है, आइए और ये बना लीजिए समझने के लिए। बोले, अब आइएगा, तो आपने समझा कि जैसे सर ये था, आपको अगर ये देखिएगा 1, एंगल 1 क्या था? आई ए था, और प्लस ये क्या था? ये था, दोनों का सम 180, फिर आई ए प्लस ई डॉट ए, दोनों का सम 180, फिर इंटीरियर एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम 180। अगर हम कहें कि मान लीजिए ये तीनों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, ऐसे कर ले हम तीनों को अगर हम ऐड करें, नाउ ध्यान दीजिएगा, तीनों को हम ऐड करें, ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस आपको थर्ड, तो आप ध्यान देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एक साथ लिख रहे हैं प्लस 5, यही तक जाएगा, और एक प्लस 6, लेकिन इधर जाएगा 18 तिहाई 54, 540 डिग्री होगा। बोलिए, 540 डिग्री होगा, 540, बोल नहीं रहा है सब। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिगर कौन सा था? ये फिगर आपको था पॉलीगन का ट्रायंगल। तो हम कहें कि सम टोटल, कुल टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 540। तो आपको कोई ऐतराज होगा? बोलिए, 540 डिग्री, यानी कि हाँ, यानी कि सम ऑफ कुल अंतःकोण और बाह्य कोण त्रिभुज का 540 डिग्री होगा। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इक्विलैटरल इसको मानेंगे आप, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में इक्विलैटरल ऐसे सभी में 540 ही आने वाला है, सभी ट्रायंगल्स में 540, लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग, तो आप क्या कीजिएगा?
आप कहिएगा सर कि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यानी एंगल 1 + 2 + 3 बराबर 180 होता है कि नहीं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोनों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे 180 डालिएगा तो 4, 5, 6 यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6 बराबर 540 माइनस 180 बराबर बताइए कितना हो गया, 360 डिग्री मिला। यानी कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। देखिए पॉलीगन कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यानी कि समझिएगा कैसे, 6 + 5, 5 + 4, 6 + 5 बाहर का प्लस 4, ये आपको कितना डिग्री आने वाला है, 360 डिग्री आने वाला है। आ रहा है समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, अभी तो हम आपको बेसिक चीज ही बता रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू किए मेरे दोस्त, हड़बड़ाना नहीं। अभी मजा आ रहा होगा कि अभी तो शुरू हुआ है। तो आपने अभी क्या समझा, आपने सीखा कि सर त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, त्रिभुज के सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोणों का कुल योग 540 डिग्री होगा। आपने ये सीखा। फिर आपने क्या सीखा कि प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण किसी भी पॉलीगन का, ये रूल जो है किसी भी पॉलीगन में लगेगा, किसी भी बहुभुज में उसका एक अंतःकोण और उसका एक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये तो किसी भी बहुभुज में लगने वाला है ना। इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजा आने वाला दोस्त, लगे रहो बस। बोलो कोई डाउट अभी भी तो? चलिए कल मिलते हैं, अभी और शुरू करेंगे इस पे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमको, बोल नहीं रहा है सब, कोई प्रॉब्लम है? चलिए ओके, कल मिलते हैं।